स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक का नाम है 1793 का चार्टर एक्ट यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1793, जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, एसपीएससी, एससीसी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, दरोगा, डिफेंस आदि सभी एग्ज़ामों के लिए, एनडीए, सीडीएस आदि सभी एग्ज़ामों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस क्लास में सीधे एग्ज़ाम ओरिएंटेड और आसान भाषा में कंसेप्ट समझाऊंगा ताकि आप रिवीजन के समय जल्द ही याद कर सकेंगे। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे समझने के बाद आप एग्ज़ाम में 100% कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो पहला कंसेप्ट है कि 1793 का चार्टर एक्ट यानी एक्ट ऑफ 1793 यानी 1793 का चार्टर एक्ट यानी एक्ट ऑफ 1793, जिसका इंग्लिश नाम है 1793 का चार्टर एक्ट को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 भी कहा जाता है। इसे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था। यानी 1793 का चार्टर एक्ट क्या है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 भी कहा जाता है। इसे किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जो एक महत्वपूर्ण कानून था। तो 1793 का चार्टर एक्ट, जिसे क्या कहते हैं? तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 भी कहा जाता है। तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जो एक महत्वपूर्ण कानून था। और इसे कब पारित किया गया था? 13 मार्च 1793 को ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 लागू हुआ। शुरुआत ऐसे ही करेंगे। तो इसका देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट की जो प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या कह रहा है 1793 का चार्टर एक्ट। आइए आगे देखते हैं। जो मुख्य विशेषताएं हैं और 1793 के चार्टर एक्ट की और प्रावधान, प्रोविजंस एंड की फीचर्स एंड प्रोविजंस, यानी मुख्य विशेषताएं और प्रावधान, यानी 1793 के चार्टर एक्ट की मुख्य विशेषताएं जो इस प्रकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकारों को 1793 के चार्टर एक्ट से अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक अधिकारों को क्या किया गया? 1793 के चार्टर एक्ट से अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। यानी 1793 के चार्टर एक्ट को क्या कर दिया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 1813 तक बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकारों को क्या कर दिया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। किसके माध्यम से? तो 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार हो रहे थे और राजनीतिक शासन व्यवस्था हो रही थी, उनको क्या किया गया? 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर आता है 1813 का चार्टर एक्ट। तो उम्मीद है कि आपको ये भी कंसेप्ट समझ आ गया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगला देखते हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में तीन मुख्य प्रेसिडेंसियां यानी क्षेत्रीय केंद्र बनाए गए थे। तो कौन कौन थी? बंगाल प्रेसिडेंसी जो, और दूसरा थी क्या? मद्रास के प्रेसिडेंसी, और तीसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में क्या किए गए? तीन मुख्य रूप से प्रेसिडेंसियाँ यानी क्षेत्रीय केंद्र बनाए गए थे।
कौन कौन बनाए गए थे? तो बंगाल प्रेसिडेंसी जो कोलकाता या फोर्ट विलियम भी कहा जाता है। तो कौन कौन थी? पहला जो बंगाल प्रेसिडेंसी और जो कलकत्ता या फोर्ट विलियम भी कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण था। मतलब उस समय बहुत ही बड़ा प्रेसिडेंसी था। और दूसरा क्या था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी। दूसरा क्या था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी। पहला बंगाल प्रेसिडेंसी, कोलकाता यानी फोर्ट विलियम जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था। दूसरा क्या था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी। और तीसरा क्या था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो मुंबई भी कहा जाता है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी जो कोलकाता या फोर्ट विलियम भी कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने भारत में 3 मुख्य प्रेसिडेंसियाँ या क्षेत्रीय केंद्र पर बनाए हुए थे। बंगाल प्रेसिडेंसी, कोलकाता या फोर्ट विलियम कहा जाता है, जो बहुत ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था और सबसे बड़ा भी था। दूसरा में है मद्रास प्रेसिडेंसी जो चेन्नई में था, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो मुंबई में था। उम्मीद है कि आपको सब समझ आ गया होगा। ये पूरा ही सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए, पीटी हो या मेंस हो, सभी एग्ज़ामों के लिए या इंटरव्यू हो, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल यानी बंगाल की शक्तियों को बहुत बढ़ा दिया और मद्रास एवं बॉम्बे को उसके अधीन सबऑर्डिनेट बना दिया। यानी इस एक्ट ने, यानी 1793 के चार्टर एक्ट ने गवर्नर जनरल की यानी बंगाल की शक्तियों को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। यानी गवर्नर जनरल जो बंगाल के शासक था उसको क्या कर दिया? बहुत ही शक्तियों को 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बढ़ा दिया और मद्रास एवं बॉम्बे के उसके यानी सबऑर्डिनेट बना दिया, उन्हें उसके अंदर कर दिया, उसके मतलब उसके अधीन कर दिया। यानी इस 1793 के जो चार्टर एक्ट था वो बंगाल के अधीन, मतलब गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसके अधीन क्या कर दिया? मद्रास का और बॉम्बे के प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया। यानी दोनों मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल था उसके अधीन कर दिया। यानी दोनों जो मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को सबऑर्डिनेट बना दिया और गवर्नर जनरल इनके दोनों को शक्तियाँ हाथों में हो गई। तो उम्मीद है कि ये भी कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि इस 1793 के जो एक्ट था, गवर्नर जनरल यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको शक्तियों में क्या कर दिया? बढ़ा दिया, शक्तियों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया और मद्रास और बॉम्बे के उसके अधीन, मतलब उसके अधीन कर दिया या उसके अधीन उसके शक्ति को दे दिया। यानी उसके दोनों शक्तियों को नीचे कर दिया और बंगाल को ज़्यादा ऊपर कर दिया। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। 1793 के चार्टर एक्ट में कंपनी को भारत में व्यापारिक एकाधिकार यानी ट्रेड मोनोपोली जारी रखने की अनुमति दी गई। यानी 1793 के चार्टर एक्ट को क्या किया गया? जो बंगाल की शक्ति यानी कंपनी को क्या किया गया? 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम में कंपनी को भारत में व्यापारिक एकाधिकार को यानी ट्रेड मोनोपोली को जारी रखने की अनुमति दी गई। यानी इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी। किसके माध्यम से? 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। इसी को क्या कहा जाता है? ट्रेड मोनोपोली। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ही भारत में सिर्फ व्यापार कर सकती थी और कोई ब्रिटेन का कोई नहीं कर सकता था। इसी को बोलते हैं ट्रेड मोनोपोली। अथवा 1700 इसको अथवा भी या आप बोल सकते हैं 1793 के चार्टर कानून द्वारा इस ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 सालों को सिर्फ मैं ही व्यापार कानून का लाइसेंस मिल गया। यानी 1793 के चार्टर कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया गया? 20 सालों का सिर्फ मैं ही व्यापार करूँगा का लाइसेंस मिल गया। ठीक, तो 1793 के चार्टर कानून के द्वारा क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 सालों के लिए क्या हुआ? व्यापार करने के भारत में लाइसेंस मिल गया। अब 1913 तक वो भारत में व्यापार कर सकते थे
जो 20 सालों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए लाइसेंस मिल गया भारत में 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। उम्मीद है कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। सत्रह सौ तिरानवे के चार्टर एक्ट में एक महत्वपूर्ण प्रावधान था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी पेड मेंबर्स यानी सदस्य और उनके स्टाफ वेतन और भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यानी 1793 के चार्टर एक्ट के जो प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जितने भी सदस्य काम कर रहे थे यानी पेड मेंबर थे यानी वेतनभोगी थे और उनके काम करने वाले ऑफिस में स्टाफ थे, उनको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारतीय राजस्व से दिया जाएगा यानी इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। मतलब जो भी 1793 के चार्टर एक्ट यह कहता है कि मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जितने भी सदस्य थे या उनके स्टाफ जितने भी काम करने वाले स्टाफ थे उनको क्या किया जाएगा, वेतन और भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, न कि ब्रिटिश खजाने से। यानी ब्रिटिश खजाने से नहीं दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से यानी इंडियन रेवेन्यू से ही दिया जाएगा। व्यवस्था कब तक चली? 1919 तक यह व्यवस्था भारत में जारी रहा। जो 1793 का चार्टर क्या कह रहा है कि यह 1793 के चार्टर एक्ट कह रहा है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो भी काम कर रहे थे वेतनभोगी या अधिकारी जो भी सदस्य थे और उनके स्टाफ, उनको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, न कि ब्रिटिश राजस्व से नहीं दिया जाएगा, ब्रिटिश राज्य के खजाने से नहीं दिया जाएगा, बल्कि भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये व्यवस्था कब तक चली? तो व्यवस्था 1919 तक जारी रही। तो उम्मीद है कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले की स्थिति क्या थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये पॉइंट इसमें नहीं होना चाहिए, मतलब इसके अगले वाले पॉइंट से इसमें इस पॉइंट को जोड़ा गया है। तो उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को आप अच्छे से समझेंगे। पहले की स्थिति क्या थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो गवर्नर जनरल क्या थे? गवर्नर आदि की नियुक्ति मुख्य रूप से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी के निर्देशक मंडलों द्वारा की जाती थी। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सलाह या अनुमोदन से लिया जाता था। लेकिन इसमें क्या था? ब्रिटिश राजा की यानी किंग की व्यक्तिगत मंजूरी अप्रूवल अनिवार्य नहीं थी। नियुक्ति में कंपनी का ही प्रमुख रोल था। यानी जो भी पहले की स्थिति थी, जो रेगुलेटिंग एक्ट के समय और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के समय जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती थी या गवर्नर की नियुक्ति होती थी या कमांडर इन चीफ की नियुक्ति होती थी, तो कंपनी के निर्देशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सलाह या अनुमोदन से लिया जाता था। यानी उनके सलाह से लिया जाता था, यानी उनके सलाह से ही उनकी नियुक्ति की जाती थी। इसमें ब्रिटिश राजा की मंजूरी इसमें नहीं लिया जाता था। यानी ब्रिटिश यानी ब्रिटिश राजा की उनकी व्यक्तिगत मंजूरी नहीं लिया जाता था। यह कंपनी ही प्रमुख रूप से रोल अदा करती थी, मतलब उनकी नियुक्ति करने में। तो जो पहले की स्थिति थी, अब 1793 के चार्टर एक्ट के अधीन क्या किया गया? अब इसमें मंजूर कर दिया गया किसका? मुख्य रूप से ब्रिटिश राजा की ही नियुक्ति का प्रमुख रोल कर दिया गया। इसको अगले पॉइंट में हम कंसेप्ट में समझेंगे। तो इसमें इस कंसेप्ट को क्या कह रहा है कि जो पहले की स्थिति क्या थी? रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1773 यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती थी और गवर्नर की और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति होती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निर्देशक मंडल द्वारा की जाती थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सलाह से किया जाता था उनका नियुक्ति। लेकिन उसमें ब्रिटिश राजा का कोई व्यक्तिगत मंजूरी या कोई उनका सलाह नहीं लिया जाता था, लेकिन नियुक्ति कंपनी ही प्रमुख रूप से करती थी।
लेकिन अब 1793 के रेगुलेटिंग 1793 के जो चार्टर एक्ट है, 1793 के चार्टर एक्ट, उसके माध्यम से क्या अनिवार्य कर दिया गया? आइए आइए अगले कंसेप्ट में देखते हैं। तो 1793 के चार्टर एक्ट में क्या कर दिया गया? 1793 के चार्टर एक्ट में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया कि उच्च पद पर नियुक्ति के लिए ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राजा की मंजूरी अनिवार्य कर दिया गया। यानी 1793 के चार्टर एक्ट के में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि उच्च पदों की नियुक्ति के लिए ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राजा की मंजूरी या रॉयल अप्रूवल अनिवार्य कर दिया गया। यानी अब इस चार्टर के माध्यम से 1793 के चार्टर के माध्यम से अब जो भी गवर्नर होंगे या गवर्नर जनरल होंगे या कमांडर इन चीफ होंगे, जो उनके नियुक्ति के लिए राजा का मंजूरी का अप्रूवल अनिवार्य होगा, मतलब राजा के सलाह से ही किया जाएगा। तो किसके किसके नियुक्ति के लिए किया जाता था? तो गवर्नर जनरल यानी बंगाल का जो पूरे ब्रिटिश का सर्वोच्च प्रशासक था, और प्रेसिडेंसी गवर्नर यानी बम्बई या मद्रास के, बॉम्बे और मद्रास गवर्नर के जो थे, और गवर्नर जो कमांडर इन चीफ पूरे ब्रिटिश भारत की सेना प्रमुख, मतलब दो रूप से थे। गवर्नर जनरल जो बंगाल का जो पूरे ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च प्रशासक था, प्रेसिडेंसी गवर्नर यानी प्रेसिडेंसी गवर्नर कौन होते थे? मद्रास और बम्बई के गवर्नर होते थे। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को क्या कहा जाता था? तो प्रेसिडेंसी के गवर्नर। और कमांडर इन चीफ क्या होता था? तो पूरे ब्रिटिश भारत की सेना का प्रमुख होता था। कमांडर इन चीफ किसे कहा जाता था? तो कमांडर इन चीफ पूरे ब्रिटिश भारत की सेना के प्रमुख कहा जाता था। और प्रेसिडेंसी के गवर्नर किसे कहा जाता था? मद्रास और बॉम्बे के कहा जाता था। मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंसी गवर्नर को होते थे। और गवर्नर जनरल जो होते थे बंगाल का, जो पूरे ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च प्रशासक अधिकारी होता था। तो इन्हीं की नियुक्ति के लिए 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से स्पष्ट प्रावधान किया गया कि जो भी उच्च पदों पर नियुक्ति होगी वो राजा की मंजूरी अनिवार्य कर दिया गया इसके माध्यम से, 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो इन्हीं तीनों को नियुक्ति के लिए 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि अब राजा की मंजूरी अनिवार्य कर दिया गया उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए, यानी राजा की सहमति होना जरूरी है, यानी मंजूरी या रॉयल अप्रूवल होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ आया होगा। ये जो है आपके पीटी और मेन सभी एग्जामों के लिए ही बनाया गया है, एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है। आप जो पिछले वाले वीडियो आप कोई नहीं देखें तो उस पिछले वाले वीडियो को जाकर देखें, और सेशन समझ आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि सेशन आगे भी जारी रहे। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे हम लोग के साथ और टीम के साथ। थैंक यू। ओके बाय। मिलते हैं नए सेशन में।